हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशन चैप्टर विद लेक्चर नंबर 10। सो आज हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का थर्ड एंड लास्ट पार्ट, जो कि है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड ये किसमें आता है? हमारे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में। इस चैप्टर के 3 पार्ट थे, मैंने आपको शुरू में बताया था। गैस लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। गैस लिक्विड सॉल्यूशन में हमने कवर किया था हेनरीज लॉ को, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हमने कवर किया था राउट्स लॉ को, और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में हम कवर करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इसकी एक एक बात पे आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है। इससे अक्सर क्वेश्चन आता ही रहता है, सबसे ज्यादा चांसेस इसी से ही रहते हैं, या तो राउल्स लॉ से या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। सो देखते हैं। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज दोज properties of solution which depends upon the number of solute particles, solute particles means ये number of solute particles पे depend करती हैं, and do not depend on do not depend on the nature of solute particles या ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। मीन्स नेचर क्या हो सकता है उनका? साइज क्या है सोल्यूट का, या उसकी शेप क्या है, या उस पे चार्ज कैसा है, कैटायन है एनायन है, कैटायन में कितना चार्ज है, उस पर डिपेंड नहीं करेंगी। जबकि डिपेंड किस पे करेंगी? ये ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, जिसे हमने स्टडी करना है इस पार्ट। तो सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। टोटल वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले आ जाइए आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड आपके पास आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड तीसरी इसके जैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ आपकी आ जाएगी ओस्मोटिक प्रेशर। सो ये 4 हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमने स्टडी करना है इस पार्ट में। सो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो हेडिंग डालते हैं हम आर, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप RLVP भी लिख सकते हो, RLVP। सो पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी RLVP लोअर। सो देखते हैं RLVP है क्या। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो नाम से पता लग रहा है कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुई है, मतलब कमी आई है, वो भी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमें काउंट करना है यहाँ पे। तो देखते हैं कि ये होता क्या है और क्यों होता है। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके अंडर आती हैं? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में। मींस सॉलिड हमारा क्या रहेगा? सोल्यूट रहेगा। लिक्विड हमारा क्या रहेगा? सोलवेंट रहेगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स आर सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। तो देखते हैं कि ये देखो, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। मान लो कि ये पहले लिक्विड था कुछ, ये प्योर सॉल्वेंट है। लिक्विड क्या है? ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था P0। जैसा कि हम पहले राउट लो भी देखते थे कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट होता था, उसका वेपर प्रेशर P0 होता था। अब हमने इसमें क्या डाल दिया? हमने इसमें डाल दिया सोल्यूट। सोल्यूट हमारा क्या है? सॉलिड है। ऑफ कोर्स अगर सॉलिड होगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉन वोलेटाइल होते हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने डाल दिया। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इस लिक्विड में डाल दिया, और हमें कुछ एक सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है जिसमें क्या है? हमारे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। उसे मैं थोड़ा सा येलो कलर से यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। अब क्या था? इनिशियली इसका कुछ
वेपर प्रेशर पी नॉट था, अब मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर पी एस, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय पी एस हेयर। ओके, अब हुआ क्या, पहले थे हमारे पास लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स, सरफेस पे भी नीचे भी सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, और ये लिक्विड क्या था, वोलेटाइल था। अब हमने उसमें डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल यहाँ पे सॉल्यूट डाला है, थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ उसे, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं भाई, नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसकी वेपर नहीं बनती है। जो वोलेटाइल नहीं होते, वोलेटाइल मीन्स उनकी वेपर नहीं बनती है रूम टेम्परेचर पे। सो हमने डाला इसमें। तो अब क्या हुआ कि नॉन जो सोल्यूट था, जो नॉन वोलेटाइल था, उसके भी तो पार्टिकल सरफेस पे आएंगे। वेपर प्रेशर भी हमने देखा था, वेपर प्रेशर कैसे जनरेट होता है, जब सरफेस के पार्टिकल्स वेपराइज होते हैं, फिर वापस कंडेंसेट होते थे, लिक्विड में आते थे, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता था। वो प्रोसेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लिक्विड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता था, उस सिचुएशन पे जब वो सरफेस पे टकराते हैं तो वो एक प्रेशर जनरेट करते हैं जिसे वेपर प्रेशर कहते हैं। अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल हैं ये सरफेस पे हैं, अब ये तो वेपराइज नहीं होंगे ना, क्यों क्यों क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। अब कम पार्टिकल वेपराइज हो पाएंगे सोल्यूट के ही, सॉरी सिर्फ सोलवेंट के ही पार्टिकल्स वेपराइज होंगे और वो वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे। अब वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे तो पहले से वो कम होगा ना, तो उसी के बारे में हमने यहाँ पे हेडिंग डाली, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे तो पहले इसका वेपर प्रेशर था पी नॉट, अब आया पी एस। तो देखते हैं कि वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग आई है वो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमने अज्यूम किया है कि पहले पी नॉट था, पी एस है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आ गया हमारे पास, इसे हम डेल्टा पी से डिनोट कर देते हैं भाई, डेल्टा पी। चेंज इन वेपर प्रेशर कर दो या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कर दो, ये आ गया। इनिशियली था पी नॉट माइनस पी एस। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि पहले ज्यादा था अब कम हो गया, इसलिए पी नॉट माइनस पी एस किया। ये हमारा चेंज आया, ये आप कह सकते हो ये कमी आई है, इतना वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया है, पी नॉट माइनस पी एस। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पे सोलवेंट को अगर आप ए मान लो और सोल्यूट को अगर आप बी मान लो, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम क्या कैसे लिखते हैं वेपर प्रेशर, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो टोटल प्रेशर आएगा हमारा पी एस, वो कैसे आएगा, आपका पी सोल्यूट प्लस पी सोलवेंट करके। सो पी सोल्यूट को कैसे लिख सकते हो आप, पी नॉट, उसका क्या रहा होगा, जो भी मान लो आप सोल्यूट को बी मान रहे हो, हमने लिखा यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी लिख देंगे पी नॉट बी, और उसका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड क्या है, एक्स बी अज्यूम करके चलते हैं, और सोलवेंट के लिए पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है बेटा, अब वोलेटाइल होगा तो हम उसका वेपर प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन सोल्यूट ही नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर ही जीरो होगा ना, चाहे वो प्योर फॉर्म में था वो जीरो ही रहा है। ठीक है, वो जीरो ही रहा, तो ये टर्म ही खत्म होगी हमारे लिए। सो हम लिखेंगे जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है जो पी एस है वो इक्वल टू है हमारा पी नॉट ए एक्स ए। ओके, ठीक है, ये सोल्यूट वाली टर्म जीरो होगी, क्यों, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर जीरो है, पी नॉट बी जो होगा सोल्यूट का वो जीरो ही रहेगा ना, पी नॉट बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल था। अब क्या आप एक्स ए को, हमें पता था शुरू में हम लिखते थे एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा वन के इक्वल होता है। सो आप एक्स ए को वन माइनस एक्स बी भी लिख सकते हैं। ओके, पी एस आया, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए बना यहाँ पे माइनस पी नोट ए एक्स बी आ गया। सो ये जो पी नोट ए है, ये जो मैंने यहाँ पे पी नोट लिखा था इसे आप पी नोट ए लिख दो, क्योंकि हम सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहे हैं ना यहाँ पे। सो ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, ये वाला भी ए है ये, एक सेकेंड बेटा ये, ओके। सो अभी आपको डाउट नहीं आएगा। सो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो यहाँ पे पी नोट ए माइनस पी एस लिख सकते हैं, और इक्वल टू हमारा रह जाएगा पी नोट ए इंटू एक्स बी आ जाएगा। सॉरी, हाँ, पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स बी आ जाएगा। सो ये बन गया आपका अगेन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो कि डेल्टा पी था।
डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स भी आया। और अगर रिलेटिव लोअरिंग देखनी है, रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है कि जो लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर की पहले के कंपैरिजन में कितनी हुई। सो पहले कितना था, पहले था हमारा पी नॉट ए। अगर हम डेल्टा पी को डिवाइड कर दें पी नॉट ए से कि इतनी तो कमी आई है, बट विद रिस्पेक्ट टू पी नॉट ए ये बन जाती है हमारी टर्म आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है कि पहले के कंपैरिजन में अगर मैं आपको बोल दूं पहले से 10 कम हुआ था, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि वेपर प्रेशर 10 कम हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता किसके कंपैरिजन में। अगर मान लो कि पहले 100 होता, 100 के कंपैरिजन में 10 कम हुआ, एक 200 के कंपैरिजन में 10 कम हुआ, तो ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, हम देखेंगे ना कि पहले कितना था अब उसमें से कम कितना हुआ। ये ज्यादा रेलेवेंट है स्टडी करने के लिए, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को ही हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर में रखते हैं। ओके, सो ये पी नोट आपका ये पी नोट ए अपॉन में आ गया, यही तो हमें चाहिए था रिलेटिव लोअरिंग। और ये किसके इक्वल आ गया, एक्स बी के इक्वल। ये क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, सो यही है हमारा फाइनल आर एल वी पी। ये रहा हमारा आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी की हम बात कर रहे थे, इसी के लिए हेडिंग डाली थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। अब मोल फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम, मोल फ्रैक्शन को लिखेंगे एन बी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन ए प्लस एन बी। सो ये आपको लिख देते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा है हमारा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था। और एन ए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोलवेंट। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मोल फ्रैक्शन आपको लिखना आना चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये आपके पूरे चैप्टर में ही काम आएंगे। सो ये था हमारा रिलेटिव लोअरिंग। अब अगर मान लो कि कह दें कि इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सो डाइल्यूट के केस में सोलवेंट के मोल्स ज्यादा हो जाएंगे। सो हम कहेंगे एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। क्यों, क्योंकि आप कह सकते हो भी एन ए प्लस एन बी विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू एन ए। क्यों, क्योंकि एन ए ज्यादा है, अगर किसी चीज की वैल्यू ज्यादा उसमें थोड़ी सी वैल्यू आप और ऐड कर रहे हो तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। समुद्र में पानी की बाल्टी और डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन मैथमेटिक्स में हम अक्सर लेते रहते हैं, जहां भी मैथ्स यूज होती है अप्रोक्सीमेशन का तो नाम आता ही आता है। ओके, सो एक ये भी बन जाता है। अगर आपको बोल दिया उसने कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो आप ऐसा करोगे, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो सिंपली ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है बेटा। अब इसमें एक फॉर्मूला इसी का मॉडिफाइड फॉर्मूला और आता है जो अक्सर हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, वो भी देख लेते हैं कि अगर आप ये वाला पार्ट, इसके लिए मैं स्टार मार्क्स कर देता हूँ, जनरली यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल्स, ये वाला फॉर्मूला डेल्टा पी। अभी तक हम रिलेटिव लोअरिंग क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट पढ़ते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी एस लिख दें, यहाँ पे आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए। इसका डेरिवेशन करवा दूं, पर आपके क्या काम का, आपको फाइनल रिजल्ट थोड़ा सा याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व करना है आपने अल्टीमेटली। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। कैसे कि देखो ये चीज आर एल वी पी नहीं है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग है हमारी डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए। यहाँ पे है डेल्टा पी अपॉन पी एस, ये वाले पार्ट में ये डायरेक्टली इक्वल टू होता है एन बी अपॉन एन ए, मतलब सिंपली मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसे आप यूज कर सकते हो टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स, जनरली यही यूज होता है। आपको कभी कभी क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मींस पी नोट नहीं दिया जाता, या दे देंगे तो आपको पी नोट भी दे देंगे, पी एस भी दे देंगे, फिर आप डेल्टा पी वहां से निकाल लोगे और पी एस डिवाइड करके ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यों ये रिकमेंडेड क्यों रहता है, देखो जब आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो ना, ये वाला पार्ट एन ए प्लस एन बी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, तब ये काफी फ्रैक्शनल्स में चला जाता है, पॉइंट डेसिमल्स आ जाएंगे, तो ऐसी कैलकुलेशन को सोल्व करना बहुत टाइम ले जाएगा और एक्यूरेट आंसर भी नहीं आएगा आपका।
गलत होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं, इसीलिए नीचे वाला फॉर्मूला जो लिखा है इसको न्यूमेरिकल्स के लिए सोल्व किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा RLVP। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इसे एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया जाता है। तो ये सिर्फ जेई एडवांस के लिए आएगा ये वाला पार्ट कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर मेजरमेंट ऑफ RLVP, क्योंकि बड़ा इतना लिखना मुश्किल होता है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर RLVP। ओके, सो ये हमारा इसमें आ जाएगा ओसवाल्ड एंड, अरे ये कलर नहीं यूज करना, ओसवाल्ड एंड वॉकर मेथड। सो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, जेई एडवांस के लिए। लिख दूं भाई मैं यहाँ पे, ओनली फॉर जेई एडवांस्ड। ना तो नीट में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और ना ही आपसे जेई मेंस में पूछेंगे। जेई एडवांस्ड में डेफिनेटली पूछेंगे, पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि पार्ट है। तो देखते हैं ओसवाल्ड एंड वोकर मेथड हमारा क्या है टू मेजर द RLVP। तो भाई सेटअप थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3 सेटअप्स होते हैं हमारे पास, 3 कंटेनर होते हैं। थोड़ा सा टाइम दो, इसे बना लेते हैं। थोड़ा सा टाइम क्या, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसे बनाने में। काफी गंदा बन गया लास्ट वाला, चलो कोई बात। लो जी, यहाँ पे भी एक पाइप निकाल देते हैं। इतनी बड़ी निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक बस। तो देखते हैं इन तीनों कंटेनर्स में है क्या। ये क्लोज्ड कंटेनर्स हैं तीनों। तीनों कंटेनर की कहानी क्या है ये देख लेते हैं। सो सबसे पहले कंटेनर में हम डालेंगे भाई एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसका वेपर प्रेशर अगेन PS लिखेंगे। ठीक है, PS क्यों लिखा, हमने देखा था कि हमारे पास ये वाला वेपर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का प्रेशर था PS था, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, तो इसका PS हम मान लेते हैं। ये है हमारा सिंपली सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप इसे वाटर लिख सकते हो, प्योर वाटर है हमारे पास, मान लो वाटर है। और इसका वेपर प्रेशर हम सिंपली क्या मानेंगे, P0। अगेन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा इसको यहाँ से बंद करके सॉल्यूशन को नीचे भरते हैं। ये जो सॉल्यूशन होगा, ये पाइप है जो पहले वाली, ये सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है, लेकिन वो वाला पार्ट डिप नहीं होगा जो सेकंड पाइप होती है हर कंटेनर में। ये सभी में ऐसा रहेगा। ठीक है भाई, इसका कुछ लेना देना नहीं, चलिए काश तो आपको बस पता होना चाहिए तीनों कंटेनर में क्या है। फर्स्ट में डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सेकंड में आपके पास वाटर आ गया जिसका वेपर प्रेशर है P0 हमने अज्यूम किया, एंड थर्ड है हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये हो जाएगा आपका, फॉर एग्जांपल आप CaCl2 ले सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, या आप क्या कह सकते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 हो जाए, वो भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ओके,
सब देखते हैं इनकी कहानी क्या है। अब इसमें क्या किया जाता है, ये सेटअप था हमारे पास। इसमें ड्राई एयर फ्लो करवाई जाती है सबसे पहले, ड्राई एयर। ओके, ड्राई एयर अंदर आई भाई, अंदर आएगी तो कुछ ना कुछ वेपर्स होंगे यहाँ पे, उस मॉइस्चर को, वेपर्स को मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेगी। वो एब्जॉर्ब कर लेगी तो यहाँ पे जो एयर जाएगी वो मोइस्ट एयर होगी, मोइस्ट एयर। क्लियर बेटा, ये मोइस्ट एयर यहाँ पे आ गई। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट फिर से आपके पास एक लिक्विड है, एक वोलेटाइल लिक्विड है जो कि वाटर है, उसके पास भी वेपर प्रेशर है, उसके भी वेपर्स बन रहे होंगे वहां पे। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं अगेन, एक सेकेंड, ये लो भाई, यहाँ पे 1 मिनट में पहुंच गए। देखो यहाँ पे इसके पास कुछ वेपर्स बने होंगे। अब मेरे को ये बताओ कि इसका भी कुछ वेपर्स हैं, इसके भी कुछ वेपर्स हैं, लेकिन वाटर और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के सॉल्यूशन में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? वाटर का ही ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स हम ऊपर भी पढ़ते आ रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण हमने आरएलवीपी को भी स्टडी किया। अब यहाँ पे कुछ वेपर्स बने होंगे, इसको भी एब्जॉर्ब कर लिया इसने। अब यहाँ पे जो एयर बन जाएगी, ये बन जाएगी सैचुरेटेड मॉइस्ट एयर, और इसने और ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, सैचुरेटेड मॉइस्ट एयर। ठीक है, अब सारी की सारी जो मॉइस्चर इसने एब्जॉर्ब किया था वो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट इससे ले लेगा, जो उसने इकट्ठा किया था दोनों कंटेनर से, वो सारा कौन ले लेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेगा। तो यहाँ पे फिर से बाहर क्या निकल जाएगी? ड्राई एयर निकल। आपने, आप कहोगे भाई ये क्या किया, पहले दे दिया फिर ले लिया उससे। तो इसका भी कुछ ना कुछ रीजन है, तो देखते हैं कि क्या इससे निकलेगा। तो एक चीज आप याद रखना कि जितना ज्यादा सॉल्यूशन वोलेटाइल होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूशन वोलेटाइल होगा उतने ज्यादा उसके वेपर बनेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि ड्राई एयर जब आई, उसने वेपर को अब्सॉर्ब किया, वो मॉइस्ट हो गई, है ना? तो सॉल्यूशन के मास में कुछ कमी आई होगी, सॉल्यूशन के मास में कुछ कमी आई होगी। अब सॉल्यूशन के मास में कितनी कमी आएगी? देखो कि एयर उतना ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी जितना ज्यादा उस सॉल्यूशन में मॉइस्चर होगा। और वो मॉइस्चर बनेगा कब? जब वेपर बनेंगे उसके। वेपर कब बनता है? जब वेपर प्रेशर होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा मास लॉस होगा। मास लॉस किसका? उसके वेपर का। क्यों? क्योंकि ड्राई एयर आई है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन ड्राई एयर is passed through is passed through a solution, there occurs a mass loss. There occurs a mass loss as it absorbs moisture from it. एक लाइन और लिखेंगे, एक लाइन और इंपॉर्टेंट लिखेंगे यहाँ पे कि ग्रेटर द वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा किसी सॉल्यूशन का, ग्रेटर द वोलेटिलिटी ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड। क्योंकि हमने सॉल्यूशन भी लिया एक जगह लिक्विड भी ले लिया, तो दोनों चीजें मैंने लिख दी। ग्रेटर द वोलेटिलिटी ऑफ सॉल्यूशन और लिक्विड, ग्रेटर द ग्रेटर द मास लॉस। मास लॉस, अब आप कहोगे मास लॉस, मास लॉस लिख रहे हैं आप, इसका भी कहानी देख लेते हैं। मास लॉस क्या हमारी हेल्प करेगा इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में टू फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखते हैं कि जो मास लॉस हुआ था, मास लॉस, पहली चीज मास लॉस इन आपका जो सॉल्यूशन था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, नहीं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन नहीं कहूंगा मैं, आप कह देंगे इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा था जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके वेपर प्रेशर के। मैंने अभी आपको एक ये लाइन लिखी, ग्रेटर द वोलेटिलिटी ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड। वोलेटिलिटी मतलब आप उसका वेपर प्रेशर कहोगे, वोलेटिलिटी उसी से ही पता चलेगी कि उसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी वोलेटिलिटी। तो मतलब जो मास लॉस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। सो मास लॉस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पीएस, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कितना था, पीएस था। सेकंड, जब वाटर में वो पास आउट हुआ, पास आउट में मतलब उससे पास हुआ, मास लॉस इन वाटर, वाटर कह दो या आप यहाँ पे कहोगे कि कोई और सॉल्वेंट भी तो हो सकता था, जरूरी नहीं है वाटर ले, कोई और सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे कहानी आएगी, वो उसके पी नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो कि उसने कुछ मॉइस्चर तो पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया, किसके रिस्पेक्ट में, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन के, उतना तो उसने कर ही लिया। अब उसको अगर एडिशनल वेपर प्रेशर मिलेगा तभी तो उसमें से एब्जॉर्ब करेगा ना वेपर को या मॉइस्चर को। उसको अगर कुछ एक्स्ट्रा वेपर प्रेशर मिल जाए पहले वाले से ज्यादा वाले में से, तभी तो वो और वेपर को आप कह दो और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो हम उसका एडिशनल वेपर प्रेशर लेने वाले हैं, ना कि, देखो ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे पी नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो सिर्फ डिपेंड करेगा पी नोट माइनस पीएस के। क्यों क्यों क्योंकि उस एडिशनल वेपर प्रेशर पे ही तो डिपेंड करेगा उसका मास लॉस। पीएस के रिस्पेक्ट में तो उसने पहले ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा वेपर प्रेशर था वाटर के पास पहले वाले सॉल्यूशन से ज्यादा था, जो जितना मान लो कि 10 टोरी 10 टोरी एक्स्ट्रा हो, तो उसके रिस्पेक्ट में ही वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। सो हमने लिखा मास लॉस इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पीएस। अब देखते हैं कि टोटल मास कितना लॉस हुआ। सो लॉस टोटल मास लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस। फिर इसका भी ऐड कर दोगे, पीएस पी नॉट माइनस पीएस, सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कट जाएगा, पी नॉट। सो टोटल मास हमारा जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल आया, इक्वल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट के आया है। ओके, अब ये हमारा टोटल मास लॉस आया पी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये जो मास लॉस हुआ था इन दोनों में से वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, वो हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट CaCl2 गेन कर लेगा। उसके मास में वृद्धि हो जाएगी, मतलब ग्रोथ हो जाएगी, गेन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास गेन होगा, मास गेन होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा जो वो एयर लेके आ रही थी। और इन दोनों में क्या होगा, मास लॉस। ठीक है, अब लिखेंगे हम मास गेन, जितना उसने मास लॉस किया उतना वहां पे वो मास गेन कर लेगा। सो मास गेन कितना हो जाएगा, यहाँ पे मास गेन होगा हमारे पास, यहाँ पे जो वाटर से वो लेके आ रहा था वही होगा। सो मास गेन इन डिहाइड्रेटिंग, सो देख लो पीएस था, पी नॉट माइनस पीएस था। ठीक है, मास गेन इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पीएस। क्यों, क्योंकि इसके एडिशनल ही वो तो लेके आ रहा था, उसी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर से जो लेके आ रहा था। सो इसी को हम डिवाइड कर देंगे। सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें, ये एक और एक दो, सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और इन्हीं को ही जो मास गेन होगा अपॉन, मींस मास गेन अपॉन मास लॉस, इसी को ही हमने डिवाइड किया है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सो ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ऊपर लिख सकते हो आप। मास गेन इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट और मास लॉस आपका नीचे वाला आ जाएगा, टोटल मास लॉस आ जाएगा। ठीक है, टोटल आ जाएगा। सो यही, इसी डाटा से हम पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आप सोच रहे होगे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था, नीचे इक्वल का आ गया, तो जो कांस्टेंट आएगा वो कट जाएगा। जब हम रेशियो लेते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट जाता है। सो इधर से ही हमें RLVP मिल जाएगी इस एक्सपेरिमेंट से। सो इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको मास लॉस वाली चीज जरूर करनी है। मास लॉस पे क्वेश्चन एक बार जरूर देखना, जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते ही होते हैं इस पे। क्लियर बेटा। सो आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी बाकी की बची हुई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस पे क्वेश्चंस को जरूर करेंगे हम, सो दैट कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।